बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपको विषय चित्रकला का अध्याय 4 पढ़ाया जा रहा है। अध्याय 4 का जो शीर्षक है भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तर कालीन प्रवृत्तियाँ। तो भारतीय कला का तात्पर्य तो है भारत की जो कला है वो। अब वो कला में वैसे अब जो ये एनसीईआरटी के सिलेबस आया है, इस एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मतलब बेसिक जो जानकारी हैं वो जानकारियाँ कम मिल पा रही हैं। अन्यथा आपको जो बेसिक जानकारी है उस बेसिक जानकारी में दृश्य कला के मूल आधार तत्व तो पढ़ने होते हैं, जो जिसको कहते हैं फंडामेंटल ऑफ प्लास्टिक आर्ट बुक है, पुस्तक है, उसका अध्ययन कराया जाता था पहले, जिसमें स्टूडेंट को बताया जाता था कि चित्रकला को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ड्राइंग कला को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, आर्ट कहा जाता है, कला की परिभाषा क्या है, कला शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत के कल धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रेरित करना, बनाना या नया करना होता है, निर्माण करना होता है। कला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आर्ट कहते हैं। आर्ट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन भाषा के आर्टम शब्द से हुई है। इस तरह की कुछ बातें बताई जाती थी। कला कितने प्रकार की होती है, उनमें ऐसे प्रश्न आया करते थे। यह अध्याय है जिसमें कला को बताया आपको। वैसे विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कला को 64 प्रकार के बताया जाता है। कला जिसमें 32 प्रकार की ललित कला और 32 प्रकार की व्यावसायिक कला होती हैं। ललित कला किसे कहते हैं? ललित कला को अंग्रेजी में फाइन आर्ट कहा जाता है। ललित कला की परिभाषा क्या है? ललित कला वे कलाएं होती हैं जिनका संबंध सुंदरता अथवा मधुरता से होता है, उन कलाओं को ललित कला कहते हैं। ललित कला कितने प्रकार की होती हैं? वैसे मुख्य रूप से ललित कला 5 प्रकार की बताई जाती हैं, जिनमें चित्रकला, मूर्ति कला, काव्य कला, संगीत कला और स्थापत्य कला आती है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा था कि स्थापत्य कला आती है, तो ये स्थापत्य जो शब्द आया है वो स्थापत्य कला भी आती है। स्थापत्य से तात्पर्य होता है भवन निर्माण की कला, जिसको वास्तुकला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मौर्योत्तर यानी मौर्य जो शासन काल है उसके आने वाला जो काल है, उन कालों में कला और स्थापत्य कला दोनों किस प्रकार से विकास किया या किस तरह के आपस में किससे रिलेटेड रही, संबंध रहा आपस में, कौन से शासकों के सानिध्य में इन कलाओं का विकास हुआ, वो कलाओं का अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। तो मैं अभी यही बता रहा था, ललित कला 5 प्रकार की होती हैं। जैसे चित्रकला, जिस कला में जैसे चित्र का निर्माण किया जाता है, जैसे किसी भी कृत्रिम या प्राकृतिक उपादानों को लेकर, जो सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, लाख, मोम, धातु, लकड़ी, मिट्टी, पत्थर, इनके स्वभाव के अनुसार सांचे में डालकर, पीट कर, ठोक कर जिन आकारों का निर्माण किया जाता है, उन्हें मूर्ति अथवा मूर्ति कला के नाम से जाना जाता है। काव्य कला, जिनमें कलाकार अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों के माध्यम से ग्रंथबद्ध कर अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करता है, तो उसे काव्य कला कहते हैं। संगीत कला, वह कला जिसमें कलाकार अपने मन के भावों को कंठ स्वरों के माध्यम से, वाद्य यंत्रों के सहयोग से गाकर अभिव्यक्त करता है, ऐसी कला को संगीत कला कहते हैं। इसी प्रकार स्थापत्य कला, भवन निर्माण की कला को स्थापत्य कला कहा जाता है। इस प्रकार 5 कला होती हैं। तो वो 5 कलाओं के में से स्थापत्य कला का भी अध्ययन अपन यहाँ मौर्योत्तर जो कालीन, मौर्य काल के उत्तर काल में जो आगे बढ़ने वाले जो काल थे, उन कालों में मौर्योत्तर कालीन जो प्रवृत्तियाँ हैं, उन प्रवृत्तियों में किस तरह की स्थापत्य कला रही है। जैसे अपन मौर्य काल में भी पढ़ा, मौर्य काल में अपन ने क्या पढ़ा कि सबसे पहले 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक का इसका समय रहा। मौर्य साम्राज्य की नींव रखने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसमें आगे चलकर महान सम्राट अशोक नाम का महाप्रतापी एक राजा पैदा होता है, जो आगे चलकर बौद्ध अनुयायी हो जाता है। बौद्ध अनुयायी हो जाने के बाद उसने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए स्तूप स्तंभों का निर्माण करवाया था। मैंने आपको बताया स्तूप किसे कहते हैं। भूगोल के अनुसार मिट्टी के ढेर को स्तूप कहा जाता है। वैसे किसी महान व्यक्ति के मर जाने के बाद उसकी पवित्र अस्थियों पर उसके याद में एक गोल गुंबदाकार भवन बनाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, स्तूप कहा जाता है। और स्तंभ मैंने बताया साधारण भाषा में स्तंभ को खंभा कहा जाता है, लेकिन मौर्य काल में वो खंभों को
एक विशेष प्रकार से तैयार किया गया, जिसमें 2 तरह के पत्थरों का उपयोग किया गया था। एक का नाम था लाट और एक का नाम था परगा। परगा वाले भाग को 5 भागों में विभक्त करके बनाया गया था, जिसमें एक कैरी व द्वारी मेखला, उल्टा कमल या घंटा आकृति, कंठा, गोल चौकोर चौके और शीर्ष भाग पर किसी भी शक्ति के प्रतीक पशु आकार को बनाया जाता था। जिन शक्ति के प्रतीक पशु आकार को मैंने आपको बताया, शेर, हाथी, घोड़ा और बैल आदि को बनाया जाता था। उससे ऊपर भी बनाया जाता था, जिसको कहते थे धर्म चक्र भी बनाया जाता था। इस तरह के जो स्तंभ हैं, उन स्तंभों में मौर्यकालीन प्रसिद्ध स्तंभ में अपन ने पढ़ा है सारनाथ स्तंभ, और सारनाथ स्तंभ का जो परगा पढ़ा है। इसके बाद अलावा मौर्य काल में जो मूर्ति शिल्प बनाए गए थे, उन मूर्ति शिल्पों को चुनार पत्थर के द्वारा बनाया गया था। उन मूर्ति शिल्पों में जो मुख्य मूर्ति शिल्प हैं, इनमें तो एक सारनाथ स्तंभ का परगा वाला और दूसरा है चंवर ग्रहणी प्रतिमा का मूर्ति शिल्प है। जो चंवर ग्रहणी प्रतिमा है, जो पटना के निकट दीदारगंज से प्राप्त हुई है और वर्तमान में पटना के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित है। इसी प्रकार सारनाथ स्तंभ का जो सिंहस्थ परगा है, वो वर्तमान में सारनाथ के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित है। और वहीं पर विहार बनाने का भी एक कार्य चला था मौर्य काल में ही। विहार कहते हैं जिनमें बहुत साधु संत निवास किया करते थे, ऐसे गुफा मंदिरों को या ऐसे मंदिरों को विहारों के नाम से जाना गया। तो ये विहार, इस प्रकार अपन ने मौर्य काल का अध्ययन किया। और मौर्य काल का अध्ययन करने के बाद जो अगला अध्याय है, वो अध्याय है भारतीय कला और स्थापत्य में, अर्थात भारतीय कला में और स्थापत्य में। स्थापत्य का तात्पर्य मैंने बताया भवन निर्माण की कला में। मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियाँ, अर्थात मौर्य काल के बाद आने वाली जो काल है, आने वाला समय, उनकी कुछ प्रवृत्तियाँ, कुछ चीज़ों का, कुछ एग्जाम्पलों का यहाँ उदाहरणों का अपन अध्ययन करेंगे। लेकिन मैंने इससे पहले आपको बता ही दिया, क्या बताया था, मौर्य काल के बाद जो अंतिम शासक मौर्य काल का था, उसका नाम था वृहद्रथ। उस वृहद्रथ को, उसका एक सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। उस पुष्यमित्र शुंग ने वृहद्रथ को मार दिया, और वृहद्रथ को मारने के बाद वहाँ शुंग साम्राज्य की नींव रख दी थी, जिसका समय काल 188 ईसा पूर्व से मतलब 30 ईसा पूर्व तक का रहा है। ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया कि वो शुंग साम्राज्य की नींव रख दी, तो उसके शासनकाल को या उस साम्राज्य को, उस समय को शुंग वंश के नाम से या शुंग साम्राज्य के नाम से जाना गया था, हैं, जिसमें पुष्यमित्र शुंग है, इस तरह के हुए। अब वो शुंग जो शासन काल है, वह या शुंग साम्राज्य है, शुंग काल है, उस काल में भी क्या बनाए गए थे, स्तूप और स्तंभ और विहारों का ही निर्माण किया गया था। और उनकी जो दीवार थी, उन दीवारों पर बौद्ध धर्माभिलेख या बौद्ध प्रतीकों के मूर्ति शिल्पों का अंकन किया गया था। ठीक है भाई। अब जिनमें शुंग काल के 2 प्रमुख केंद्रों में मैंने आपको बताया था, सांची और भरहुत नाम के स्तूप आएंगे। और वो सांची और भरहुत नाम के जो स्तूप आएंगे ना, वो स्तूप वैसे तो मुख्य रूप से तो मौर्य काल में बन चुके थे। उनकी मूल परिवेशनियों का, यानी मूल चबूतरों का तो निर्माण मौर्य काल में हो गया था, सम्राट अशोक के समय। लेकिन उसके चारों तरफ, मतलब मौर्योत्तर काल में जाकर उसके चारों तरफ परिक्रमा और उस पर कलात्मक जो किरण कार्य किया गया था, वो कलात्मक किरण कार्य शुंग काल में किया गया था। इसलिए उसे शुंग कालीन कला के प्रमुख उदाहरणों में गिना जाता है। तो अपन पढ़ रहे हैं इसमें शुंग काल, और शुंग काल के बाद आता है कुषाण काल। कुषाण काल पढ़ते हैं। तो कुषाण काल क्या है, जैसे वो शुंग साम्राज्य के समाप्त हो जाने के बाद कुषाण वंशों ने, मतलब कुषाण शासकों ने शासन किया, जिसको कुषाण वंशों के नाम से या कुषाण साम्राज्य के नाम से जाना गया। और कुषाण के बाद जो आने वाला है, उसको पढ़ते हैं अपन गुप्त काल। और गुप्त काल के बाद मध्य काल को पढ़ते हैं। इस तरह से मूर्ति कला का ही विकास क्रम है। तो उस मूर्ति कला के विकास क्रम में अपन अध्ययन कर रहे हैं 4थे अध्याय का। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के बाद अनेक शासकों ने विशाल मौर्य साम्राज्य में अलग अलग हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इनमें उत्तर भारत में और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में शुंग, कणु, कुषाण और गुप्त शासकों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। मैंने आपको बता ही दिया, आप समझे होंगे कि मौर्य काल के बाद देखो शुंग, शुंग के बाद कुषाण, कुषाण के बाद गुप्त, और गुप्त काल के बाद आने वाला जो काल होगा उसको कहते हैं मध्यकाल। और मध्यकाल के भी 3 भाग हो जाएंगे, एक तो पूर्व मध्यकाल, एक मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल। और उत्तर मध्यकाल के समाप्ति के बाद मतलब आ जाती है आधुनिक कला। इस तरह मूर्ति कला का विकास क्रम है। आधिपत्य जमा लिया तो दक्षिण तथा पश्चिम भारत में सातवाहन शासकों, मतलब इसी में एक सातवाहन शासक भी होते हैं। वो सातवाहन शासकों इक्ष्वाकुओं और अभीरों और वाकाटकों ने, वाकाटक वंशी भी आएंगे जो अजंता गुफा मंदिरों का इनका निर्माण करवाया था उन्होंने। वाकाटकों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। संयोगवश
ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में सनातन धर्म के दो मुख्य संप्रदायों वैष्णव धर्म और शैव धर्म का भी उदय हुआ। भारत में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के ऐसे अनेक स्थल हैं जिनका उल्लेख करना विषय की दृष्टि से उपयुक्त होगा। मूर्तिकला के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण नमूने विदिशा, मतलब मूर्तिकला के जो कुछ उदाहरण प्राप्त होंगे विदिशा, मैंने आपको वैसे बताया सांची, सांची का नाम बताया होगा सांची। ये सांची नाम का जो स्तूप है वो स्तूप विदिशा नगरी में स्थित है। कहाँ पर है? स्थित विदिशा में, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट विदिशा नगरी में स्थित है, इसलिए यह नाम आ रहा है विदिशा। भरऊत, मैंने आपको बताया भरऊत जो मध्य प्रदेश में स्थित है। बौद्ध गया बिहार, जग्गेपेट आंध्र प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, खंडगिरी उदयगिरी ओडिशा, भज पुणे के निकट और पावनी नागपुर के निकट महाराष्ट्र में पाए गए हैं। इस तरह के मतलब स्थल पाए गए हैं जहाँ पर मूर्तिकला मौर्योत्तरकालीन जो कला है उस कला के प्रमुख उदाहरण देखे जाते हैं। सनातन धर्म के दो संप्रदायों का उदय हुआ, वैष्णव धर्म और शैव धर्म। ठीक है भाई, उत्कृष्ट उदाहरण नमूने विधि इन जगहों पर देखे जा सकते हैं। फिर उसमें आता है पहला केंद्र, जैसे मैंने आपको बताया शुंग काल का ही है ये पहला केंद्र। कौन सा? भरऊत। अगर साधारण भाषा में इसे पढ़ा जाए और समझा जाए तो इसमें क्या है, कुछ भी विशेष नहीं है इसमें। मतलब क्या है कि ये भरऊत की जो मूल परिवेशनी है अर्थात ये स्तूप है, इसकी मूल परिवेशनी का जो निर्माण हुआ वो मौर्य काल में हुआ और सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ। लेकिन जो कलात्मक उकेरण कार्य है, कला उकेरण का मतलब है खुदाई का कार्य है, और कलात्मक कार्य है मूर्ति कला का या परिक्रमा कार्य का जो कार्य किया गया वो शुंग काल में किया गया, इसलिए इसे शुंगकालीन कला का प्रमुख उदाहरण माना जाता है। और कुछ वो इससे पहले आपको बता ही दिया कि मौर्य काल में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्ति शिल्पों को बनाया गया, लेकिन वो बौद्ध धर्म के जो मूर्ति शिल्प बनाए गए थे वो मूर्ति शिल्प किस रूप में बनाए गए? भगवान बुद्ध के प्रतीक रूप में बनाए गए। तो यहाँ भी भगवान बुद्ध के प्रतीक रूप में जातक कथाओं का अंकन भरऊत की कला में किया जाएगा। ठीक है भाई, भरऊत में पाई गई मूर्तियाँ मौर्यकालीन यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाओं की तरह दीर्घाकार हैं, अर्थात लंबी आकार में अच्छी हैं, मोटी हैं, बड़ी हैं। प्रतिमाओं के आयतन के निर्माण में कम उभार है, लेकिन रेखिकता का ध्यान रखा गया है। आकृतियाँ चित्र की सतह से ज़्यादा उभरी नहीं है, मतलब चित्र धरातल से उभार ज़्यादा नहीं बनाया गया बाहर, मतलब उसको खरोंच कर ही बनाया गया है ऐसा लगता है। आख्यानात्मक उभार में 3 आयामों का भ्रम एक और झुके हुए परिप्रेक्ष्य के साथ दर्शाया गया है। आख्यान में स्पष्टतः मुख्य घटनाओं के चुनाव से बढ़ गए हैं। भरऊत में आख्यान फलक अपेक्षाकृत कम पात्रों के साथ दिखाए गए हैं, लेकिन ज्यों-ज्यों समय आगे बढ़ता जाता है कहानी के मुख्य पात्रों के अलावा अन्य पात्र भी चित्र की परिधि में प्रकट होने लगते हैं। कभी कभी एक भौगोलिक स्थान पर अधिक घटनाएं चित्र की परिधि में एक साथ चित्रित की गई हैं, मतलब ऐसी घटनाओं को, जबकि कहीं कहीं एक घटना को संपूर्ण चित्र में चित्रित किया गया है। मतलब कहीं कहीं पर तो अलग अलग जगह पर है, कहीं कहीं पर एक ही जगह पर चित्रित किया गया है। मूर्तिकारों द्वारा उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग किया गया है, मतलब जो स्थान या रिक्त स्थान प्राप्त हुआ है, जो धरातल प्राप्त हुआ है, उस धरातल का अधिक से अधिक प्रयोग किया गया है, कोई खाली जगह इतनी नहीं छोड़ी गई। आख्यान कथानक में यक्ष तथा यक्षिणियों के जुड़े हुए हाथ की तथा अकेली आकृतियों में हाथों को चपटा और छाती से लगा हुआ दिखाया गया है, लेकिन कुछ मामलों में खासतौर पर बाद वाले समय में हाथों को सहज रूप में छाती से आगे बढ़ा हुआ दिखाया गया है। मतलब ऐसे कोई परिवर्तन आता गया समय के अनुसार, वो इस तरह दिखाया गया है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि कला शिल्पियों को, जो कि सामूहिक स्तर पर काम करते थे, उत्कीर्ण की विधि को समझना कितना ज़रूरी होता है। उत्कीर्ण यानी खुदाई करने की जो विधि है उसको समझ लेना जरूरी होता है। प्रारंभ में सतह को तैयार करना, मतलब प्रारंभ में तो चित्रण धरातल को या मूर्ति बनाने के जो धरातल है उस धरातल को तैयार करना, फिर उसके बाद प्रमुख कार्य होता है, मतलब उस सतह का प्रमुख कार्य है। उसके बाद मानव शरीर तथा अन्य रूपों को गिरा या बनाया जाता था, मतलब अन्य चीज़ों को बाद में बनाया जाता। पहले चित्रण धरातल तैयार करते थे और उसके बाद बनाया जाता, आकृति बनाई जाती है। चित्र की सतह के छिछले उत्कीर्णन के कारण हाथों और पैरों को बाहर निकला हुआ दिखाना संभव नहीं था, इसलिए हाथों को जुड़ा हुआ और पैरों को बढ़ा हुआ दिखाया गया है। शरीर ज़्यादातर कड़ा तथा तना हुआ दिखाया गया है, मतलब उसके अभ्यास को यहाँ पर कलाकार की कुशलता को दर्शाता है, इस तरह की विशेषताएं।
और भुजाएं व पैर शरीर के साथ साथ चिपके हुए से दिखाई देते हैं। अर्थात यहाँ जो भरहुत स्तूप है, उस स्तूप पर जो मूर्ति शिल्प बनाए गए हैं वो लोक कला से संबंधित जैसे लगते हैं, किंतु आगे चलकर ऐसी दृश्य प्रस्तुति में संशोधन कर दिया गया है। आकृतियों का उत्कीर्णन गहरा होने लगा और आयतन बढ़ गया, जिससे मनुष्यों तथा जानवरों के शरीर का प्रतिरूपण असली जैसा होने लगा। भरहुत, बोध गया, सांची स्तूप 2 और जग्गे पेट में पाई गई मूर्तियां इस शैली के अच्छे उदाहरण हैं। मतलब कि इस शैली के, किस शैली के? शुंगकालीन कला के, मौर्योत्तरकालीन कला के। भरहुत की आख्यान उद्धतियाँ त्यों जने रिलीफ का मतलब होता है उभारदार होना, और इंटेग्लियो का मतलब होता है अंदर गहराई वाले होता। तो ये रिलीफ वाली है, उभारदार से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि कला शिल्पी अपनी चित्रात्मक भाषा के माध्यम से कितने अधिक प्रभावशाली ढंग से अपनी कहानियाँ कह सकते थे। मतलब उन मूर्तियों के आधार पर कलाकार अपने मन के भावों को अभिव्यक्त कर सकते थे। एक ऐसी आख्यान उद्धृति में सिद्धार्थ गौतम की माता महारानी माया देवी के एक स्वप्न की घटना को दिखाया गया है। अर्थात महारानी बुद्ध की जो माता थी माया देवी, उसको स्वप्न की घटना को दिखाया गया है उसके को। इसमें महारानी की आकृति को लेटी हुई अवस्था में और एक हाथी को ऊपर से उतरकर महारानी माया देवी के कोख गर्भाशय की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है। अर्थात गर्भ धारण करने की दिशा में मतलब दशा को दर्शाया गया है यहाँ। दूसरी ओर जातक कथाओं का चित्रण बड़े सरल तरीके से किया गया है। मैंने आपको बता दिया जातक कथा किसे कहते हैं। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म के जन्म जन्मांतर की घटनाओं को जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है। जिन जातक कथाओं में मैंने कल आपको एक जातक कथा सुनाई भी थी, कौन सी? 6 दंत वाली। उसके बाद जैसे शिवी जातक कथा है, और शिवी जातक के अलावा वैशांतर जातक कथा है, श्याम जातक कथा है। इस तरह की जातक कथाओं को भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं को उकेरा गया है। उनमें कथा के भौगोलिक स्थिति स्थल के अनुसार घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है। जैसे रूरू जातक में बोधिसत्व हिरण को एक आदमी की जान बचाने के लिए उसे बताया गया है, अपनी पीठ पर ले जाते हुए दिखाया गया है। इसी चित्र में एक अन्य घटना में एक राजा को अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ दिखाया गया है। राजा हिरण पर तीर छोड़ने ही वाला है, और जिस आदमी की हिरण ने रक्षा की थी उसे भी राजा के साथ खड़े हुए अपनी अंगुली से हिरण की ओर इशारा करते हुए दिखाया गया है। मतलब रूरू जातक कथा है ये। और ये रूरू जातक कथा में क्या है? हिरण को एक आदमी की जान बचाने के, मतलब कोई व्यापारी था। इसके अंतर कथा के अंदर ऐसा बताया जाता है कि कोई व्यापारी था, और वो व्यापारी एक नदी के किनारे मतलब क्या है आत्महत्या करने के लिए पहुँच गया था। और आत्महत्या करने जब पहुँचा तो ये हिरण ने बोधिसत्व नाम का जो हिरण, बोधिसत्व का तात्पर्य होता है बुद्ध पात्र, अर्थात बुद्ध रूपी जो हिरण है, उस हिरण ने इसकी रक्षा कर दी थी। और इसकी रक्षा करने के बावजूद भी इस लालची आदमी ने क्या किया? राजा को जाकर इसकी कहानी बता दी कि वहाँ इस तरह का एक हिरण देखा है, और वो हिरण को मारने के लिए, राजा शिकार करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। जिस आदमी की हिरण ने रक्षा की थी उसे भी राजा के साथ खड़े हुए अपनी उंगली से इशारा की और इशारा करते हुए दिखाया गया है। कथा के अनुसार आदमी ने बचाए जाने के बाद हिरण को वचन दिया था कि वह किसी भी व्यक्ति को आप उसकी पहचान नहीं बताएगा। अर्थात उस हिरण ने ये वचन दिया, हिरण को वचन दिया था इसने कि वह उसकी पहचान किसी को भी नहीं बताएगा। लेकिन फिर भी वो आदमी ने क्या कर दिया? उसका पता बता दिया था। किसका? हिरण का। और हिरण कौन था? जिसने उस आदमी की रक्षा की थी, उसको बचाया था, बताएगा। लेकिन राजा हिरण की पहचान बताने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा करता है, तो वह आदमी अपने वचनों से फिर जाता है और राजा को उसी जंगल में ले जाता है। ये रूरू जातक कहानी चल रही है। ये रूरू जातक कथा है ये, जहाँ हिरण ने उसकी जान बचाई थी। ऐसी जातक कथाएं स्तूपों को अलंकृत करने के लिए उपयोग में लाई गई हैं। मतलब स्तूपों को सजाने की दृष्टि से ऐसी जातक कथाओं का अंकन या उत्कीर्णन किया गया है। यह जान लेना भी दिलचस्प होगा कि विभिन्न प्रदेशों में ज्यों ज्यों स्तूपों का निर्माण बढ़ता गया, उनकी शैलियों में भी अंतर आने लगा। अंतर शैलियों में क्या कि जैसे समय के अनुसार विकास क्रम हुआ, और फिर विकास क्रम में मतलब मूर्ति शिल्पों में, अलंकरण कार्यों में अंतर आता चले गया था। ईसा पूर्व पहली और दूसरी शताब्दी की सभी पुरुष प्रतिमाओं में केश सज्जा को गुथे हुए दिखाए गए। कुछ मूर्तियों में तो यह सब जगह एक सी पाई जाती हैं। भरहुत में पाई गई कुछ मूर्तियां आज भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित रखी
देखी जा सकती हैं। इस तरह की कुछ मूर्तियां हैं जो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित देखी जा सकती हैं। इस तरह से मैंने आपको बताया मौर्य काल, मौर्य काल के बाद मैंने बताया आपको मौर्योत्तरकालीन कला, जिसमें कला और स्थापत्य का तात्पर्य बताया मैंने आपको भवन निर्माण। अब भवन निर्माण में यहाँ क्या आ रहा है, स्तूप, स्तंभ और विहार आ रहे हैं। स्तूप की परिभाषा मैंने आपको देखी बताई थी क्या, कि भूगोल के अनुसार तो मिट्टी के ढेर को स्तूप कहा जाता है, वैसे किसी महान व्यक्ति के मर जाने के बाद उसकी पवित्र अस्थियों पर गोल गुंबदाकार भवन बनाया जाता था जिसको स्तूप के नाम से जाना जाता था। और स्तंभ मैंने बताया साधारण भाषा में स्तंभ को खंभा कहा जाता है, लेकिन किसी मौर्य काल में विशेष प्रकार से बनाए गए जिनमें 2 प्रकार के पत्थरों का उपयोग किया गया था। एक का नाम लाट, एक का नाम परगा। परगा वाले भाग को 5 भागों में बनाया गया था, इक्यावे द्वारी मेखला, उल्टा कमल या घंटाकृति, कंठा, गोल चौकोर चौकीर, शीर्ष भाग पर किसी भी शक्ति के प्रतीक पशु आकार को, जिनमें शेर, हाथी, घोड़ा और बैल आदि को बनाया जाता था। और उसके ऊपर भी वो बनाया जाता था, धर्मचक्र बनाया जाता था। इस तरह, और विहार मैंने बता दिया, बहुत साधु संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता था, विहार कहा जाता था। तो इस तरह के बनाए गए जिनमें मौर्योत्तरकालीन जो कला है अर्थात जो सुंग काल है, उस सुंग काल के 2 प्रमुख केंद्र रहेंगे। एक का नाम मैंने आपको बताया भरौत और दूसरे का नाम है सांची। तो भरौत की कला के बारे में मैंने आपको बताया, भरौत की जो स्तूप है उस स्तूप की मूल परिवेष्टनी का निर्माण वैसे मौर्य काल में हो गया था, लेकिन उसके जो कलात्मक उत्कीर्ण कार्य किया गया अर्थात कलात्मक दृष्टिकोणों को जो खोदा गया था वो मौर्य काल के अलावा सुंग काल में खोदा गया। इसलिए भरौत की कला को या भरौत स्तूप को सुंगकालीन कला का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ पर जो भरौत कला है उस भरौत की कला में जो मूर्ति कला का उत्कीर्ण किया गया है वहाँ भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं को उकेरा गया जिनको जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है। ऐसी जातक कथाओं में यानी अलंकरण की दृष्टि से, सजावट की दृष्टि से मैंने आपको अभी बताया रूरू जातक कथा का यहाँ वर्णन आया है। रूरू जातक कथा में क्या है, जातक संदर्भ भी बताया मैंने आपको। जातक संदर्भ में ये है कि एक हिरण था, हो सकता है वो स्वर्ण हिरण था, और वो स्वर्ण हिरण कहीं रहता था, नदी के किनारे या जंगल में रहता था। वहाँ एक आदमी अपनी आत्महत्या या जीवन लीला को समाप्त करने पहुँच जाता है। जब जीवन लीला को समाप्त करते हुए उस हिरण को वो दिखाई दिया तो उस हिरण ने उसे बचा लिया, और बचाने के बाद उसकी मतलब जीवन दान दे दिया, उसे बचा दिया, और उससे वचनबद्ध हुआ कि तू हिरण का कहीं भी किसी तरह को कोई जानकारी नहीं देगा। लेकिन राजा ने एक घोषणा कर दी थी कि इस तरह का कोई भी हिरण के बारे में बताएगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। तो उस आदमी ने उस राजा के उस हिरण के बारे में जानकारी दे दी, और जानकारी देने के बाद वो राजा के साथ चले गया और उस स्थान पर, जिस स्थान पर उसने हिरण को देखा था, उस स्थान की ओर इशारा करते हुए चित्रित किया गया है। ऐसी काफ़ी सारी जातक कथाओं का यहाँ अंकन किया गया है। तो ये अपन ने पढ़ा भरौत का स्थापत्य कला या भरौत की कला। ठीक है, भरौत के बाद आता है सांची स्तूप। देखो स्तूप इस तरह के होते हैं, ये देखो, ये गोल गुंबदाकार, ये ऐसे होते हैं। वेदिका का मतलब होता है वो एक मुख्य मंदिर को छोड़कर जो चारों तरफ की बाउंड्री बनाई जाती है उसे वेदिका कहते हैं। ऐसे तोरण द्वार उसे कहते हैं, जो स्वागत के लिए सुसज्जित कर बनाए गए द्वारों को तोरण द्वार कहते हैं। इस तरह के अब स्तूप होते थे जो किसी महान व्यक्ति के मर जाने के बाद उसकी पवित्र अस्थियों पर बनाए जाते थे। याद है? ठीक है, तो कल के वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे, सांची स्तूप की कला के बारे में पढ़ेंगे। वैसे मैंने सांची स्तूप की कला के बारे में आपको थोड़ा सा बताई दूं कि सांची स्तूप की कला क्या है। सांची स्तूप है और ये मौर्य काल में इसके मूल परिवेष्टनी का निर्माण सम्राट अशोक के समय कर दिया गया था। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट विदिशा नगरी के पास स्थित है। इसके चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार बनाए गए हैं। चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार बनाए गए हैं। ऐसा प्रश्न बनता है कि सांची स्तूप के कितने तोरण द्वार बनाए गए? 4, चारों दिशाओं में। तोरण द्वार कहते किसे? मैं आपको परिभाषा बताऊं। तोरण द्वार का तात्पर्य होता है स्वागत के लिए सुसज्जित कर बनाए गए द्वारों को तोरण द्वार कहते हैं। ठीक है भाई। अब इस पर कलात्मक उत्कीर्ण कार्य है वो सुंग काल में किया गया है, और सुंग काल में कलात्मक उत्कीर्ण कार्य करने के कारण इसे सुंगकालीन कला का प्रमुख उदाहरण या केंद्र माना जाता है। अब यहाँ की जो कला है उस कला के विषय में भी मतलब बुक्सों में बताया गया है कि यहाँ की कला है ना, वो कला विदिशा नगरी में हस्तशिल्पी थे, और वो हस्तशिल्पी हाथी दांत पर कारीगरी करने में कुशल थे। वहाँ की जो हाथी दांत की कारीगरी है वो कारीगरी प्लस सांची स्तूप पर जो कारीगरी की गई है वो दोनों एक समान
मिलती जुलती दिखाई देती हैं। इसलिए कुछ लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि सांची स्तूप का जो निर्माण किया है वो विदिशा नगरी के हस्तशिल्पियों के द्वारा किया गया है। इस तरह का अपन पढ़ेंगे इसमें, और इस पे भी जो अलंकरण किया गया है उस अलंकरण में पढ़ेंगे कि यहाँ पर जातक कथाओं का अंकन किया गया है। लेकिन भरहुत की कला और यहाँ की कला में दोनों में अंतर है। भरहुत की कला तो लोक शैली या लोक कला परंपरा के नज़दीक है, और यहाँ की कला में थोड़ी स्वाभाविकता होगी। इस तरह का अपन पढ़ेंगे। तो आज इतना ही, इसके बाद आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। सांची स्तूप को पढ़ेंगे अगले में।